नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हुए इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, हाल ही में 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव हुआ और उस चुनाव के दौरान बांग्लादेश के नागरिकों ने यह सिद्ध किया कि असल लोकतंत्र कहते किसको हैं, क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और जमातियों का शासन चल रहा था, बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय था कि एक लोकतांत्रिक देश में सत्ता परिवर्तन करके कुछ इस्लामियों का, कुछ जमातियों और कुछ कट्टरपंथियों का शासन चल रहा था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का सरकार चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश में जो शेख हसीना का सरकार चल रहा था वहां पर हुआ ऐसा क्या कि सत्ता परिवर्तन हो गया। तो सीधा आप समझिए कि बांग्लादेश के नागरिकों को यह पसंद नहीं था कि भारत के वजह से सत्ता चले। कहां? बांग्लादेश में। चूंकि उनको पूरा यकीन था क्या कि भारत आंतरिक रूप से सत्ता चला रहा है, कहां? बांग्लादेश में, ना कि शेख हसीना। लेकिन उससे पहले, हम समझने से पहले हम इस प्राणी को समझेंगे। ये हैं खालिदा जिया का बेटा तारिक अर रहमान। तारिक अर रहमान ये कई वर्षों से जेल में था, लेकिन ये जमानत पर बाइज्जत बरी होता है और इसका माताश्री का यहां बांग्लादेश में हालात खराब होता है। ये आता है बांग्लादेश अपने माताश्री से मिलने के लिए। तब तक उसका माताश्री का देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद ये व्यक्ति कसम खाता है कि भाई बांग्लादेश को अब हम संभालेंगे। तो ये वो प्राणी है जो बांग्लादेश के भविष्य के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के संपूर्ण सेशन में हम समझेंगे कि इसका प्रधानमंत्री बनने से क्या भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता बिगड़ा है वो खराब, इतना रिश्ता था कि आज अच्छा हो सकता है। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, बातों को समझते हैं। ये हैं वो प्राणी जिसके वजह से ये सारे चीज हुआ। क्या हुआ? तो ये है शेख हसीना। और शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश में कई वर्षों से शासन चला रही थी। इसका पिता बहुत ही बांग्लादेश के निर्माण में योगदान दिया था, शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं के ये बेटी शेख हसीना है। और जो है ये है प्राणी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाला मोहम्मद यूनुस। हम शुरू में ही बताएं कि बांग्लादेशियों को लग रहा था कि ये जो है ना भारत के कहने पर सत्ता चला रहा है। इसका फायदा उठाता है ये प्राणी मोहम्मद यूनुस। ये शांति का नोबेल पुरस्कार तो चाहता है और इसे मिला भी, लेकिन ये बांग्लादेश में शांति नहीं चाह। ये कुछ कट्टरपंथियों और छात्र के भीड़ में आंतरिक रूप से वार किया। किस पर? शेख हसीना पर। और इसका सत्ता परिवर्तन करवा दिया। आई होप कि आप सब इसे अच्छे से भले भांति जानते हैं। तो हम जो आज आपको बता रहे हैं वो संपूर्ण एनालिसिस बता रहे हैं, ना कि हम कोई रिपोर्ट बता रहे हैं। हम एक टीचर के भांति बता रहे हैं और आप करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। देखिए, बांग्लादेश में जो इस बार चुनाव हुआ वो 13वीं संसदीय चुनाव हुआ। 13वीं संसदीय चुनाव 2026 में हुआ। लोकतांत्रिक शासन है और वहां पर सरकार जो है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी ने वहां पर सरकार सुनिश्चित किया है। कुल मिलाकर वहां अगर देखें तो यहां पर तारिक अर रहमान सत्ता में आते हुए नजर आ रहा है। वहां पर कुल अगर सीटों की बात करें तो वहां पर टोटल 300 सीट हैं, जबकि वहां पर 297 सीटों पर अभी चुनाव हुआ है। 2-3 सीटों पर निर्णय जो है कोर्ट द्वारा आएगा, ये अभी निर्णय नहीं आया है। उसी के दौरान यहां पर आप देख सकते हैं किस किस पार्टी ने कितना कितना सीटें हासिल किया। सबसे पहले यहां पर अगर देखें, यहां पर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। खालिदा जिया बहुत दिन वहां पर सत्ता चला चुकी है बांग्लादेश में। तो उनका बेटा तारिक ए रहमान 297 सीटों में, 297 सीटों में, सॉरी 297, सही बोल रहे हैं हम, 297, चूंकि 3 सीट यहां पर कोर्ट द्वारा निर्णय अभी नहीं लिया गया है। यहां पर अगर समझे 297 सीटों में 209 सीट इन्होंने ला करके वहां पर अपना सत्ता कायम किया है। जबकि बांग्लादेश जमाती-ई-इस्लाम जो है ये 68 सीटें ला पाया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर 6 सीटें आया है एनसीपी को। यही वो एनसीपी हैं जिन्होंने बांग्लादेश में घोर विरोध किया था, हिंदुओं का मार काट उपद्रवी मचा दिया था बांग्लादेश में। लेकिन सोचिए इन्हीं के वजह से बांग्लादेश में इतना हालात खराब हुआ और बांग्लादेशियों के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ ये बांग्लादेशी भी सोच रहे होंगे। लेकिन बांग्लादेश के नागरिक नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वहां पर कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसा शासन चला के रखा था कि 6 सीट वाला आदमी वहां पर जो है कि अपना सत्ता स्थापित करके बैठा था। लेकिन लोकतंत्र का मजबूती देखिए कि इनको उखाड़ फेंका है और पुनः एक मजबूत लोकतंत्र के आधार पर वहां पर जाकर के सत्ता कायम हुआ है। तो आप आगे देखते चलिए, बाकी इन सब सीटों को ये प्रकार से आया वोटे, ठीक है। अब आगे अगर हम और बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो कुल मिलाकर यहां पर सत्ता में कायम हो गया है। और यहां पर संसदीय बहुमत जीतने के लिए 151 की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर 212 सीट लाया है। कितना देखिए यहां पर 212 सीट, कितना 212 सीट लाया है। अब 212 सीट में खालिदा जिया का जो सीट है, मतलब खालिदा जिया का बेटा तारिक और रहमान जो है उनका जो है इनमें सब मिला करके आया है 209, तो उन्हीं का आया है। तो कहने का मतलब कुछ छोटा छोटा और भी 1-2 निर्दलीय पार्टी इसमें शामिल हो गया था, हम उसको गठबंधन ही कहेंगे मान के चलिए। तो 151 जीतने के लिए चाहिए था, लेकिन यहां पर जो है उसे 209 सीटें प्राप्त कुल मिला के हुआ है और पूर्ण बहुमत से उन्होंने वहां पर सरकार तारिक ए रहमान वहां पर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसी में तो यहां पर सबसे मुख्य बात है कि ये बांग्लादेशी जमात इस्लाम जो है ये विपक्षी बन के रह गया। यही चाह रहा था कि हम भैया क्या करेंगे, हम दुनिया पर राज करेंगे, हम बांग्लादेश पर राज करेंगे। लेकिन ये जमाती इस्लाम इसी में अब ये इसको खुश रहना पड़ेगा। कहता है कि सत्ता का दोहरी मार अगर किसी से सीखना है तो आप बांग्लादेश के जनता से सीखिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवामी लीग को कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसे चुनाव में उतरने के लिए नहीं दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका भी मानना है कि बांग्लादेश के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो कि इसको पसंद करते थे, अवामी लीग पार्टी को पसंद करते थे, लेकिन इसको वहां पर जब चुनाव में नहीं उतारा गया तो इसका समर्थन जो है वो बीएनपी के तरफ गया है। किधर गया है? बीएनपी के तरफ गया है, ये शेख हसीना का भी मानना है। कुल मिला के बीएनपी ने बहुमत से जीत सरकार में बनाई है और यहां पर तारिक ए रहमान यहां पर प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि जमात इस्लाम यहां पर विपक्षी पार्टी बन के रह लेगा। आवामी लीग को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया था, इस पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक ए रहमान को फोन पर बधाई दिया। क्या बधाई दिया? उन्होंने बोला, कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है, हम इसे हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने एक्स पर ऐसा जानकारी दिया तारिक ए रहमान को फोन पर। देखिए भारत को तो साथ देना ही था, क्योंकि भारत कट्टरपंथियों का कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। देखिए अगर हम पूर्व में अगर देखें खालिदा जिया को उठा करके, खालिदा जिया का जो पार्टी है बीएनपी, उसका माता चूंकि भारत से उतना अच्छा रिश्ता नहीं रखती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री को तो दोहरी नीति खेलना ही था। आप देखिए कट्टरपंथियों को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए और खराब होता है, तो क्यों नहीं हम लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट करें। तो भारत ने वैसा ही कदम उठाया है। तारिक ए रहमान के जीत पर उनको बहुत बहुत बधाई दिया है और इन्होंने आगे भारत के और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधारने पर भी जोर दिया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ता को पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप से चलाने का प्रयास किया है, ऐसा मानना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। जबकि तारिक ए रहमान के तरफ से क्या आया प्रतिक्रिया, तो उसको प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, चूंकि इस पर भी हाइपो बना था, ये महिला हमेशा चाहती थी, हमेशा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का सपोर्ट करने वाली थी, इसीलिए जो है ये भी कहीं ना कहीं उस जीत पर बहुत बहुत बधाई दिया है तारिक ए रहमान को। चूंकि ये हमेशा न्यूज में बनी रहती है कि ये घुसपैठियों को बांग्लादेश से कोलकाता में मतलब पश्चिम बंगाल में घुसाता है, तो इसलिए से यहां पर
इसके लिए एक तरह से हाइपो बना था। खैर इन्होंने ही लोकतंत्र को सपोर्ट किया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आगे तारिक ए रहमान का क्या क्या नीतियां हैं उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले उनका जो टिप्पणी आया है, खास करके क्या क्या आया है, उन्होंने बताया बांग्लादेश के हित। उन्होंने सबसे पहले बताया, तारिक ए रहमान से पूछा गया, मीडिया वाला पूछा उसको कि भैया बताइए कि आप सबसे पहला आपका हित क्या है, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला हित है कि मेरा देश। सही बात है, कोई भी राजनेता हो, उन्होंने सबसे पहले अपने हित को, अपने मतलब अपने देश को ही आगे रखेगा। तो इन्होंने सबसे पहले वही बात बताया है कि बांग्लादेश को हम चाहते हैं ऊपर करना, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अंत हो जाए, ये चाहता है। सही बात है, उन्होंने ऐसा किया भी और करके दिखाएगा भी। कहने का मतलब है बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए हितों पर काम करेगा, मतलब बांग्लादेश के नागरिकों के लिए काम करेगा, बांग्लादेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि विदेश नीति वो संतुलित बना रहेगा, मतलब उनका ये कहना है साफ कि विदेश नीति में कोई चूक नहीं है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, चाइना, कोई भी हो, उनसे हम अच्छे से व्यवहार करेंगे। और व्यवहार हम कैसे करेंगे, तो हम बराबरी पर व्यवहार करेंगे। क्योंकि एक हाइपो ये भी बना था बांग्लादेश में कि भारत को बहुत फायदा होता है बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश को कोई भी व्यापार में फायदा नहीं होता है। वो कट्टरपंथियों का कहना था, लेकिन ऐसा आप नहीं समझ रहे हैं। कोई भी देश व्यापार करता है ना, दोनों को लाभ होता है, दोनों को हानि होता है, ये दोनों के लिए फायदेमंद होता है। भारत अगर अमेरिका से रिश्ता बढ़िया रखेगा तो भारत को भी फायदा है और अमेरिका को भी फायदा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को फायदा है। तो खैर ये जमाती नहीं समझेंगे इसका बातें, इसको सत्ता चाहिए था बस। तो बीएनपी पार्टी का जो तारिक ए रहमान, उसका यही कहना है कि हम भारत और बांग्लादेश के बीच में समानता और सम्मान पर बात करेंगे, हमेशा एक दूसरे को सम्मान देंगे और ये सम्मान हमेशा पारस्परिक होगा, मतलब एक बराबरी का सम्मान होगा, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। देखिए ये हुआ ना, ये पॉइंट हुआ मतलब राजनेता वाला, है ना कि हम तुम्हारे देश को नीचे देखें, ना कि हम तुम्हारे वहां पर घुसपैठियों को जन्म दे, ना कि हम कट्टरपंथियों का जन्म दे। तो यहां पर तारिक ए रहमान एक पढ़े लिखे अच्छे नेता, लगभग इसका बयान से तो देखिए किसी भी व्यक्ति का परिचय कैसे हमें मिलता है, उसके बातों से मिलता है। आप जब हमें सुन रहे हैं तब मेरे बातों से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कैसा बता रहा है, समझाने में कामयाब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो बातों से ही आदमी को पता चल जाता है। तो यहां पर तारिक ए रहमान का जो स्टेटमेंट निकल के आया, बहुत अच्छा बताया इन्होंने सभी देशों के बारे में। और ऐसा ही एक राजनेता और एक लोकतांत्रिक पार्टी का ऐसा ही व्यवहार चरित्र और उसका गुणवत्ता ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो देश के लिए काम कर सके। उसके बाद बताया कि शेख हसीना के बारे में बताइए, तो उन्होंने बोला कि शेख हसीना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, शेख हसीना का जो भी निर्णय लेगा वो कोर्ट के द्वारा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा। तो उन्होंने कुल मिलाकर ये सब बात बताया है। तो आपको इस चुनाव के माध्यम से क्या कहना है तो आप जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये रिपोर्ट सुन के, ये न्यूज सुन के, आप कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।